नमस्कार दोस्तों, मैं अजनीश कुमार गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम एक ऐसे खास मेहमान के साथ बैठे हुए हैं जो अपने अनुभवों और ज्ञान के थ्रू हमें काफी चीजों को बताएंगी। इस पॉडकास्ट के कॉरस्पॉन्डिंग हम उनके बचपन और अब तक की यादों को देखेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं मिलवाता हूं आपको अपने मेहमान भारती गुप्ता जी से, जिन्होंने पिछले 18 सालों से आईटी, जेईई और नीट के बच्चों को ट्रेन किया है। इनके थ्रू बहुत सारे बच्चे आईटी कॉलेज में और मेडिकल कॉलेज में गए हैं। इन्होंने पिछले कुछ सालों में गोरखपुर, कोटा, पटना, सीकर, मुंबई बहुत सारी जगहों पर पढ़ाया है, काफ़ी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में। और इनके द्वारा केमिस्ट्री की 5 बुक्स भी लिखी गई हैं। तो बिना किसी देर के हम अपने मेहमान भारती गुप्ता मैम से आपको रूबरू करवाते हैं। हेलो मैम। हेलो सर। इस पॉडकास्ट को चालू करने से पहले मैं चाहता हूं मैम पहले अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो एवरीवन, मैं भारती गुप्ता। जैसा कि सर ने बताया कि मैं केमिस्ट्री फैकल्टी हूं। मैं पिछले 18 इयर्स से बच्चों को जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर करा रही हूं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। और मेरी कोशिश होती है हमेशा कि बच्चों के लिए सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना जाए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चा सब्जेक्ट को फील करके पढ़े, मियर मगिंग अप पे ना रहे। जैसा केमिस्ट्री को बहुत सारे लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है, तो ऐसा केमिस्ट्री बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, रटने वाला तो नहीं है। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, कंसेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करूँ। जो याद करने वाली चीज होती है, कोशिश करते हैं कि उसको कुछ ऐसा करके बच्चों को सिखाया जाए कि वो क्लास में ही याद हो जाए। तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के दिमाग से केमिस्ट्री का जो डर है उसको दूर किया जाए और बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। मैम, अब थोड़ा सा आपसे अपने बचपन के बारे में पूछ रहे हैं कि आपने अपनी पढ़ाई कैसे की और कहाँ से किया, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, पढ़ाई मतलब बेसिक पढ़ाई की अगर बात करें तो मेरा जन्म यूपी के पटौना में हुआ था। छोटा सा शहर है, उस समय टाउन था, आज डिस्ट्रिक्ट है, बहुत छोटा नहीं है, ठीक है। और पर बैक व्हेन आई वाज बोर्न उस समय वो छोटा शहर हुआ करता था और वहाँ पे मेरा बर्थ हुआ था। और वहाँ पे उस समय इंग्लिश मीडियम स्कूल उस समय नहीं थे। तो लकीली व्हेन आई वाज बोर्न, तो जब मैं 2.5 साल की हुई तो वहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था, कॉन्वेंट स्कूल। तो मेरे पापा को बहुत शौक था, मुझे मतलब सभी पेरेंट्स को होता है, मुझे पता है सारे पेरेंट्स को होता है बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन उसमें करा दी, मैं 2.5 साल की थी तभी। उसके बाद फिर मेरी स्कूलिंग वहाँ पे हुई, जैसे जैसे मैं बढ़ती रही स्कूल भी बढ़ता रहा आगे। और 5th क्लास तक मैं जब पहुंची तो स्कूल फिर आगे ग्रो नहीं हुआ, स्कूल 5th क्लास तक ही रह गया। तो फिर फर्दर स्कूलिंग के लिए मुझे आगे पढ़ना था। तो मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, मतलब मेरे पेरेंट्स के पास एक्चुअली 2 ऑप्शंस थे। या तो मुझे पटौना में ही किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन करा देते, ऑब्वियसली हिंदी मीडियम स्कूल होता वो, और दूसरा ऑप्शन था कि मुझे बाहर भेजते। आई वॉज अ सिंगल चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। मेरे कोई भाई बहन नहीं, मैं अकेली हूँ। तो पेरेंट्स के लिए बहुत टफ डिसीजन था मुझे बाहर भेजने का, बट येट फिर भी मेरे पापा ने मेरे पढ़ाई को ज़्यादा कंसिडर किया रेदर देन कि अपने स्वार्थ में मुझे, मेरे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया कि मुझे बाहर ना भेजें। मैं सिंगल डॉटर थी, बीइंग अ मदर मैं समझती हूँ कि बच्चों को बाहर भेजना कितना ब्रेव काम होता है कि बच्चों को अपने से दूर करना, जो पेरेंट्स कर रहे हैं आजकल, मोस्टली पेरेंट्स कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे फिर भी लोग बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते थे, फिर भी मैं, और सिंगल चाइल्ड होने के बाद मुझे बाहर भेजा गया। तो मैं उसके बाद मैं बाहर गई, मतलब गोरखपुर गई। मैं गोरखपुर में मैं अपने बुआ जी के यहाँ से रह के पढ़ी हूँ 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल में। वो भी वहाँ का उस समय का अच्छा बेस्ट स्कूल हुआ करता था, नया स्कूल खुला था बहुत पॉम्प एंड शो के साथ। उस टाइम पे उस स्कूल में हॉर्स राइडिंग, कंप्यूटर, स्विमिंग ये हुआ करता था, इस उसके साथ खुला था। तो स्प्रिंगर में भी मेरी 6 से 10th तक की पढ़ाई हुई। और 10th क्लास का पहला बैच स्प्रिंगर का था जिसमें मैं पास आउट हुई। और उसके बाद फिर 10th के बाद फिर मेरे पेरेंट्स तब तक बस्ती शिफ्ट हो रहे थे, तो फिर मैं बस्ती शिफ्ट हो गई उनके साथ। तो बस्ती में मेरी 11th और 12th क्लास मैंने बस्ती से किया। वहाँ पे सेंट बेसिस स्कूल है, वो भी कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ से मेरी 11th और 12th हुई। और लकीली कहें वहाँ पे भी मेरा 11th का फर्स्ट बैच ही था वो स्कूल का भी। तो सेंट बेसिस के भी फर्स्ट बैच ऑफ 12th से ही मैं पास आउट हूँ। और ये तो मेरी स्कूलिंग की बात हो गई कि इस तरह से मैंने क्लास 12th बस्ती से अपना कंप्लीट किया। मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि मैम अपने बचपन के स्कूल में भी टॉपर्स थी और इवन जब ग्रेजुएशन कर रही थी बस्ती में, तो ग्रेजुएशन के समय भी ये अपने कॉलेज की टॉपर रही हैं और एक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं।
मैम, चूंकि आप अपने मम्मी पापा की अकेली बच्ची थी और एक छोटे से शहर पडरौना में आप शुरू में बिलोंग भी करती थी, कि मम्मी पापा के लिए भी काफ़ी बोल्ड डिसीजन होगा कि एक बच्ची को बाहर निकालना और उसके बाद मतलब उसको एजुकेशनल बैकग्राउंड में काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सेल करना, और आपने उसमें काफ़ी अच्छा दिया भी अपना रिजल्ट, और आप मेरे ख्याल से हर जगह अच्छे रैंक्स भी दिया था आपने। अब चूंकि बचपन के समय में जब आप इंटर वगैरह कर रही होंगी तो उस समय भी सपना होता है बच्चों का डॉक्टर या इंजीनियर बनने का, तो उस समय आपका कुछ एम हो उसके बारे में कुछ बताएं। उस टाइम पे सर मैं बताऊँ आपको कि उस टाइम पे मतलब बहुत बचपन में खेल-खेल में था कि हाँ, मुझे डॉक्टर बनना है, दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। बच्चे बड़े होते हैं खेलते-खेलते, दिमाग में कहीं से तो आया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मतलब लेकिन रास्ते नहीं पता थे, उस समय बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी जो आपको बताएँ, बहुत सारे लोग नहीं होते थे जो आपको बताएँ कि रास्ता क्या है उसका। पेरेंट्स हर तरफ से सपोर्टिव थे, वो हर तरफ से हमें सपोर्ट करते थे इन द सेंस कि मैं जो डिसीजंस लेती थी उसको, या फिर मुझे कुछ नहीं आता था तो पता करने में, या फिर जो भी कर सकते, जो भी वहाँ पे अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसे पता करने की कोशिश करते थे, मेरी हेल्प करते थे। लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हर जगह से पता, आजकल तो बहुत सारे काउंसलिंग स्कूल्स होते हैं, काउंसलिंग करने वाले लोग होते हैं। आप यूट्यूब पे, इंटरनेट पे इतनी चीज़ें अवेलेबल है कि आपके पास हज़ार रास्ते खुले होते हैं। उस टाइम पे रास्ते बहुत नहीं होते थे और बताने वाले लोग भी नहीं होते थे, तो हमें पता भी नहीं चलता था कि क्या करना है। एनीवेज़ क्लास 12th में जब गई तो मुझे फिर मतलब बाकी अपने स्कूलमेट्स वगैरह से फिर मुझे ये आया कि मुझे कोचिंग करने के लिए बाहर जाना है। तो फिर मैंने अपने पापा से बोला कि मुझे बाहर जाना है, कोचिंग करने के लिए इलाहाबाद जाना है। तो वो एक बड़ा टफ टाइम था फैमिली के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मतलब बाहर जाना एक लड़की के लिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़कियों की एजुकेशन नहीं होती थी, बहुत अच्छी एजुकेशन होती थी उस टाइम पे भी। लेकिन मेरे फैमिली में अभी तक दूर-दूर तक कोई बाहर गया नहीं था पढ़ने, ऐसा जो लड़की तो बिल्कुल भी नहीं। तो एक बड़ा डिसीजन था ये। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं अच्छी थी पढ़ने में और पापा मेरा सपोर्ट किए और उन्होंने मुझे भेजा बाहर पढ़ने के लिए। तो मैं इलाहाबाद गई, मैंने वहाँ पे उस समय सीपीएमटी हुआ करता था, मैं सीपीएमटी की तैयारी की इलाहाबाद में 1 साल, और 1 साल बाद मैंने एग्ज़ाम भी दिया। तो इस तरह से मतलब मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे, जैसा मैं चाही हूँ वैसा मतलब अननेसेसरी डिमांड्स तो मेरे हिसाब से मैंने नहीं किए हैं, लेकिन मतलब सपोर्टिव ही रहे हैं मेरे पेरेंट्स हमेशा। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये मैम 2001 की बात बता रही हैं जब इन्होंने इलाहाबाद में अपना सीबीएमटी की तैयारी के लिए, मतलब इनडायरेक्टली अब वो नीट का एग्जाम हो चुका है उसकी तैयारी के लिए गई थी। और वो उस समय 200 नंबर का पेपर हुआ करता था, उस 200 नंबर के पेपर में मैम के 171 मार्क्स थे। मतलब इसने इतने नंबर पे कुछ बच्चों को कॉलेज मिला भी था, लेकिन इनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, इसलिए वो उन्होंने एडमिशन वगैरह नहीं ले पाई थी। तो मैम एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे दिमाग में एक और आ रहा है कि 2001 में जब आपने सीपीएमटी का एग्जाम दिया और उसमें इतना अच्छा एक्सेल भी किया आपने, मतलब 200 नंबर में 171 नंबर काफी अच्छा नंबर होता है, उसमें आपको बीडीएस वगैरह मिल भी रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने बीडीएस वगैरह नहीं लिया और एमबीबीएस का ही अपने दिमाग में थॉट रखा था कि एमबीबीएस लेंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा था, प्राइवेट में मिल सकता था, लेकिन आपने प्राइवेट में नहीं लिया। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज का एक लालसा थी, लेकिन लकली अनलकली वो नहीं मिल पाया। तो क्या इसका आपको कभी, अब चूंकि ये साल 2024 का है और वो साल 2001 का था, तो काफी समय निकल चुका है, तो क्या इस बीच कभी आपको इसको लेकर रिग्रेट रहा है क्या लाइफ में? रिग्रेट तो कभी नहीं रहा मुझे, क्योंकि मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि कभी भी आप कोई भी काम करो लाइफ में, किसी भी स्टेज में हो, किसी भी एज के हो, ऑलवेज डू एनीथिंग जब जिसका आपको कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। कभी भी कुछ ऐसा नहीं करो जिसके लिए आपको रिग्रेट हो। दैट इज द बेस्ट थिंग। मतलब मैं जब तैयारी करने गई थी इलाहाबाद, तो बहुत जिम्मेदारी के साथ गई थी कि कुछ अलग हो रहा है, मैं बीइंग अ गर्ल और मैं जा रही हूँ बाहर पढ़ने। पेरेंट्स का बहुत भरोसा था, उस भरोसे के साथ मैं गई थी बाहर पढ़ने। मैंने अपना 100% दिया, 100% क्या 101% दिया था अपना। मैं जो भी कर सकती थी, जितना मेहनत कर सकती थी मैंने पूरा किया था। और वो स्कोर कार्ड में भी दिखा, 200 में 171 मार्क्स बहुत ईज़ी तो नहीं होते हैं। मेरे आए भी थे, पर उस साल मेरिट बहुत हाई गई थी, और जैसा कि सर ने बताया कि 171 मार्क्स पे कुछ लोगों को कॉलेज मिला भी था, पर मुझे नहीं मिला था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था। तो मेरे पास चॉइस था, या तो मैं ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती या फिर मैं प्राइवेट में जाती, बट मैंने दोनों ऑप्ट नहीं किया। ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मुझे करना नहीं था, और प्राइवेट भी बहुत खर्चीला था, उतना मैं लोड नहीं देना चाहती थी अपने पेरेंट्स को, या मतलब मुझे लगा कि मतलब वो जेन्युइन नहीं है। तो मैंने फिर वहाँ से मैंने क्विट कर दिया एमबीबीएस के लिए पढ़ाई, मतलब नीट के लिए प्रिपरेशन, या उस समय जो सीपीएमटी होता था वहाँ पे मैंने उसको क्विट कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। कि मतलब मैं अगर
मतलब मैंने अपने आप को समझा कि मैं इतना 100% देने के बाद मैं 171 मार्क्स ला पाई हूँ। मुझे पता है अपनी लिमिट्स, और सबको पता होती है अपनी लिमिट्स। हर एक बच्चा 300 में 300 या 720 में 720 नहीं ला सकता है, सबको अपनी लिमिट्स पता होती है। तो मुझे उस समय पता था मेरी लिमिट ठीक है, मैंने अपनी मैक्सिमम लिमिट रीच कर ली है। आई वाज नॉट अ परफेक्ट स्कोरर, मैं मिडिल कहते हैं एवरेज स्टूडेंट, अपर एवरेज साइड स्टूडेंट थी, तो लेकिन परफेक्ट नहीं थी, तो मैं परफेक्ट स्कोर नहीं ला सकती थी। 171 पे नहीं मिलना मतलब नहीं बना मेरे लिए, मतलब मैंने एक्सेप्ट किया। और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है मैं डॉक्टर नहीं बनी, क्योंकि मैंने अपना 100% दे दिया था आपको, जैसे मैंने बताया। तो मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि लाइफ में कभी कुछ भी ऐसा नहीं करो क्योंकि रिग्रेट हो, क्योंकि होता क्या है कि जब हम कोई चीज गलत करते हैं या फिर 100% नहीं देते हैं, तो हम सबको तो झूठ बोल सकते हैं ना कि हाँ मैंने अपना ये कर दिया वो कर दिया, 16 घंटे पढ़ता था, 18 घंटे पढ़ता था, या जो भी आप बोलते हो बोल सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो, टीचर्स को समझा सकते हो, लेकिन अपने आप को नहीं समझा सकते हो। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना 100% दे दो, गिव योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, दैट इज ऑल, है ना। तो रिग्रेट करने का फिर बनता ही नहीं है। दूसरी बात, आप जब इतना मेहनत करने लग जाते हो ना, तो आप ऑब्वियसली वो मेहनत आपको कहीं ना कहीं काम आती है। उस वक्त की पढ़ाई कहीं ना कहीं तो काम आई होगी मुझे लाइफ में। तो मेहनत करना ही अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। आप मेहनत करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको पे जरूर करेगा लाइफ में। चलिए, उस समय का डॉक्टर ना बन पाना, हो सकता है उस समय खराब लग रहा हो, लेकिन आज मैम बहुत सारे बच्चों को डॉक्टर बना चुकी हैं और करंट में बना भी रही हैं। ठीक है, मैम इस समय कोटा में एक कोचिंग क्लासेस खुद रन भी करती हैं और काफ़ी सारे बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभाती हैं। मैम, जैसे आपका जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है, वो फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी सारे लोग बिजनेस ओरिएंटेड हैं, तो फिर आप जॉब के बारे में क्यों सोचा? सर इस सवाल का मतलब ये सवाल ही बड़ा नया है ये मेरे लिए, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था वैसे। क्योंकि उस टाइम पे बिजनेस में लेडीज कम आती थी। आज के टाइम पे तो बहुत सारे स्टार्टअप्स लड़कियां भी करती हैं, लड़कियां कुछ भी करती हैं। आजकल तो लड़कियां ठेले भी लगाती हैं, बहुत शान से लगाती हैं, कोई भी काम को कोई छोटा बड़ा नहीं समझता है। पर उस टाइम पे लड़कियां शॉप्स पे भी नहीं बैठती थी, तो बिजनेस करने का तो दिमाग में कभी आया ही नहीं कि मुझे बिजनेस करना था। एज आई सेड कि आई वाज लाइक मैं ठीक ठाक थी पढ़ने में, तो शुरू से यही था कि पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर, जैसा आज भी है कि 11th क्लास 12th किया साइंस साइड से तो डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना होता है, तो वैसा ही हुआ करता था। तो इसलिए मैंने फिर नीट की प्रिपरेशन की। उसके बाद फिर मैंने फिर कुछ नहीं हुआ, तो मतलब उस साल मैंने जब क्विट किया तो फिर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। ग्रेजुएशन के बाद पीजी किया, और पीजी के बाद फिर ऐसे ही फिर आगे मैंने नेट क्वालिफाई किया, और मैं आ, आगे इस बीच कोचिंग फील्ड में। तो मैं अपने व्यूवर्स को ये बता दूं कि मैम ने गोरखपुर, कोटा, मुंबई, पटना, सीकर, बहुत सारी जगहों पर बच्चों को आईटी और नीट के लिए पढ़ाया है। काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में मैम ने अपनी सर्विसेज को दिया हुआ है, और इसी बीच मैम ने अपनी 5-5 केमिस्ट्री की बुक्स भी लिखी हुई हैं। कोरोना के बाद मैम इस समय कोटा में अपने इंडिविजुअल क्लासेस भी चलाती हैं केमिस्ट्री के। मैम, जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन दोनों में आप किसको ज़्यादा अच्छा मानती हैं और किसमें आपको ज़्यादा सुकून मिलता है? सर जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये दोनों में अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। जॉब करना है तो जॉब में ठीक है, आपको जो भी आपके वर्क आवर्स है उस टाइम पे आपको जाके क्लासेस लेनी होती हैं। तो एज ए टीचर जॉब आवर्स में एज ए फैकल्टी आपका काम सिर्फ होता है कि आप क्लासेस लो, क्लासेस लेने के बाद आपको बहुत से वर्क पेपर्स बनाने होते हैं, बस अदर देन दैट आपको कोई काम नहीं होता है। तो आप टाइम पे जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, पेपर वगैरह बनाते हैं और आप वापस घर आते हैं। वंस यू आर एट होम, फिर आप घर क्यों जाते हैं, फिर आपको ऑफिस के कोई टेंशन नहीं होता है। जॉब का एक क्राइटेरिया है। बिजनेस में क्या होता है, जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आपको क्लासेस लेने हैं, क्लासेस लेने के साथ पेपर्स बनाने हैं, पेपर के बाद आपको ये भी सोचना है कि आपके एडमिशंस कैसे होंगे। हाँ, नो डाउट आप उसके लिए आप पर्सन्स रखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, हम सब कर लेते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल तो आपके सिस्टम को ग्रो कराना तो आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वंस यू आर एट होम, यू आर नॉट कंप्लीटली एट होम। आप घर पे भी हो तो आपको अपने बिजनेस को, अपने काम को ग्रो कराने की सोचनी होती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बिजनेस का ये थोड़ा सा है कि आप फ्री नहीं हो किसी भी टाइम पे। लेकिन दूसरा, आप जब जॉब में हो तो जॉब में आप दूसरे के लिए काम करो, आप जो भी मेहनत कर रहे हो आपको उसकी सैलरी तो मिल जा रही है, पर अल्टीमेटली वो उस दिन की सैलरी मिल रही है जिस दिन तक आप काम कर रहे हो, आपने दूसरे का सिस्टम ग्रो कराया है।
और अपने लिए हम काम करते तो एक अलग सा सुकून होता है कि हम जो भी कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, हमारा सिस्टम ग्रो कर रहा है, हम जो भी मेहनत कर रहे हैं अपने सिस्टम में डाल रहे हैं। तो दोनों चीज के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, तो ऐसे इसका कोई बहुत कंपैरिजन नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज में मुझे दोनों में मजा आता है, बिकॉज क्योंकि मेरा कोर वर्क तो टीचिंग है, मैं प्योर टीचर, मैं सिर्फ पढ़ा सकती हूँ। तो पढ़ाने में मुझे जॉब करती थी तो भी पढ़ा रही थी, बिजनेस कर रही हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो भी पढ़ा ही रही हूँ बच्चों को। तो वो एक अच्छी चीज है जो मैं कर रही हूँ दोनों ही जगहों पे, वो चीज कॉमन है। और मैं प्योर टीचर में सिर्फ पढ़ा सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। तो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को और उसमें एंजॉय कर रही हूँ, तो चाहे जॉब हो चाहे अपना हो, तो मैं पढ़ा रही हूँ, बस दैट्स ऑल। मैम पढ़ा रही हैं, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि इनके हस्बैंड भी पढ़ाते हैं, और दूसरी अच्छी बात ये है कि वो भी केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं और कोटा में ही पढ़ाते हैं। तो कोटा जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, बच्चों में कंपटीशन तो रहता ही रहता है, लेकिन मैम आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आपके हस्बैंड भी केमिस्ट्री में ही हैं, आप भी केमिस्ट्री में ही हैं, तो क्या आप दोनों में भी आपस में कभी सब्जेक्ट को लेकर कंपटीशन रहता है क्या? नहीं, ऐसा तो सब्जेक्ट को लेकर हमारे बीच में कोई कंपटीशन नहीं रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सेम हो, आपका वर्क फील्ड सेम हो, तो मुझे लगता है कि बहुत काम की चीज है, बहुत सपोर्टिव चीज है। तो मेरे और मेरे हस्बैंड में सब्जेक्ट को लेके कभी कोई कंपटीशन नहीं रहा है। हम दोनों एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, टीचर इज नॉट परफेक्ट, टीचर को ऐसा नहीं कि सब कुछ आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि कहीं हम भी अटकते हैं, तो हम एक दूसरे से उसको डिस्कस करते हैं। सेम सब्जेक्ट है तो हम डिस्कस कर नहीं पाते हैं, उसको आगे समझ भी पाते हैं। और कभी ऐसा भी रहा कि मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे कोई क्वेश्चन अर्जेंटली सॉल्व करना है, आई एम बिजी समवेयर, तो मैं सर को बोल सकती हूँ, तो सर उसमें मेरी हेल्प कर देते हैं। या फिर वाइस वर्सा, सर को कुछ और काम में बिजी है और कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मैं उसमें हेल्प कर देती हूँ। तो एक बहुत अच्छा सा माहौल रहता है कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर पाते हैं, सेम वर्क होने से, सेम सब्जेक्ट्स होने से। तो हमारा और असल में ऐसा कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपटीशन का सेंस आया है। मैम हर इंसान का एक सपना होता है, और सपने समय के साथ बदलते भी रहते हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी एक छोटे से गांव से ही रहा हूं, आया हूं, रानीगंज में मैं पैदा हुआ था, बलिया में। और उस समय जब मैं गांव में छोटा था तो साइकिल चलाना भी मेरे लिए एक सपना था। पतंग उड़ाते थे तो दूसरे का पतंग काट लूं और मेरी आकाश में अकेली पतंग घूमती रहे, उड़ती रहे, ये भी एक सपना हुआ करता था। जब बड़ा हुआ तो ये सपना आया कि कार लेकर पूरे इंडिया का टूर में जाऊं। ठीक है, भले ही वो भी पूरा नहीं हो पाया है, हो सकता है आने वाले समय में उसको पूरा कर लूं मैं। तो उसी तरह का कोई ऐसा आपका सपना हो जो आप चाहती हो कि पूरा किया जाए? अब तो मुझे, मेरे हिसाब से मैं अब ऐसे एज में हूँ कि मतलब कोई बहुत विशेष सपना तो नहीं है मेरा अपने लिए, बिकॉज आई एम हैप्पी विथ व्हाट आई एम डूइंग। बच्चों को पढ़ाना मुझे अच्छा लगता है। जब कोई बच्चे को पढ़ाया हुआ बच्चा कोई डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, जब उसकी ड्रीम पूरी होती है, तो वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने इस बच्चे के ड्रीम को फुलफिल करने में मेरी कुछ तो योगदान रहा है। तो बच्चों की आईज में जो खुशी मिलती है, देखने को मिलता है रिजल्ट आने के बाद, और वो बहुत खुशी देती है मुझे। तो ये तो हो गई कि मतलब मेरा अपने लिए तो कुछ बहुत विशेष सपना नहीं है, मैं चाहती हूँ बस बच्चों को पढ़ाती रहूं। अब एज ए मदर, और एज ए मदर मेरा अब सपना है कि मेरे बच्चे भी अच्छा एक्सेल करें। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी एक्सेल करें लाइफ में, जो भी वो चाहते हैं करना वो करें और उसमें एक्सेल करें। तो बस बच्चों के लिए ही सपना है कि वो बच्चे अच्छा करें। चलिए, आप अपने सपने के बारे में तो बताया कि काफी मतलब कोई नया सपना नहीं देख रही हैं, लेकिन चूंकि एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के लिए कुछ तो सोच रही होंगी कि यार मेरा बच्चा कम से कम ये बने, या उसके अंदर कुछ चीजें आप डेवलप करने की कोशिश कर रही हो, इसके बारे में कुछ बताएं। सर, दो सवाल आपने पूछे। एक तो आपने बोला कि आपका मेरा बच्चा ये बने, और एक कि कुछ डेवलप करने की कोशिश कर रही है। दोनों के सेंसेस बहुत अलग हैं। मैंने ये डिसाइड करके नहीं रखा है कि मेरा बच्चा ये बने, मुझे मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे मेरे बच्चे को इंजीनियर बनाना है, या मुझे मेरे बच्चे को ये बनाना है, ये मैंने कुछ भी नहीं सोच के रखा हुआ है। तो एज सच मैं कोई पर्टिकुलर मैंने डिसाइड नहीं है कि बनाना, लेकिन हाँ, सपोर्ट करने की जहां तक बात है कि बच्चों को मैं एक सपोर्ट तो करूंगी। ऑब्वियसली आई एम पेरेंट, और पेरेंट्स का काम ही होता है बच्चों को सपोर्ट करना, जो वो डायरेक्शंस देना। मतलब एक्चुअली मेरा मानना है कि बच्चा एक लेवल के बाद ही डिसाइड कर पाता है कि उसको क्या बनना है। बचपन में तो बच्चों के बहुत सपने होते हैं। मेरी एक छोटी सी डॉटर है, 3rd क्लास में है। कभी वो बोलती है मुझे डांसर बनना है, कभी बोलती है मुझे डॉक्टर बनना है, कभी वो बोलती है मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, कभी बोलती है मुझे पुलिस वाला बनना है। तो उसके पास सब कुछ दिखता है, वो जो भी देखती है जिसको अच्छा लगता है वही बोलती है मुझे ये बनना है।
तो एज ए पेरेंट सभी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि जो भी उसके आसपास हो रही होती है उसको देख के बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं और वो बनना चाहते हैं। तो एज ए पेरेंट्स मुझे लगता है हमारा काम ये होता है कि बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ देना, ओवरऑल उसको हर तरह से उसको एक कंप्लीट ग्रोथ देना जिसमें वो हर चीज सीखे, वो डांस भी सीखे, मतलब उसका इंटरेस्ट है तो जबरदस्ती नहीं कि नहीं तू डांस क्लास जाके कोई मुझे अच्छा लगता है, ये नहीं। उसको डांस में इंटरेस्ट है वो डांस भी सीखे, उसको पढ़ाई, अच्छा पढ़ाई बेसिक पढ़ाई तो सब बच्चों को करनी है, प्यार से नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा बहुत उसको फोर्स कर सकते हो, मतलब बेसिक पढ़ाई तो होनी चाहिए। उसको डांसर भी बनना है, उसको क्रिकेटर भी बनना है, तो बेसिक एक पढ़ाई तो होनी चाहिए लाइफ में स्टैंड करने के लिए। तो शुरू से बच्चों को मुझे लगता है कि हर तरह का उसको डेवलपमेंट देना चाहिए जैसा वो चाहता है। और लेकिन एक एज के बाद मतलब 9-10 तक मुझे लगता है 9-10 तक पहुंचते पहुंचते 9-10 तक पहुंचते पहुंचते बच्चा समझ जाता है कि अब उसको क्या करना चाहिए। तो वहां पे जाके वो बच्चा जो डिसीजन लेता है, आप डिसीजन क्यों लिया है, कोई एक आध चीज ऐसी देख करके तो नहीं इन्फ्लुएंस हो गया है, ये जानने की कोशिश करना चाहिए। बच्चा बोला डॉक्टर बन रहा है तो आप जानने की कोशिश करिए बच्चा डॉक्टर क्यों बनना चाह रहा है ना। और दूसरी चीज अगर आप चाहते हैं तो उसको भी बच्चे को दिखाइए कि नहीं ये भी सोच ले, उसके भी उसको फायदे नुकसान दिखाइए। वो डॉक्टर बनना चाहता आप नहीं चाहते वो डॉक्टर बने तो आप दिखाइए इसके नुकसान क्या है, वो आपको उसके फायदे दिखाएगा। आप जो चाहता है बनाना उसको, आप उसको उसके फायदे दिखाइए, वो उसके नुकसान दिखाएगा, दोनों मिलकर उसको, दोनों मतलब फैमिली मिलकर उसको समझने की कोशिश करिए और फिर बच्चे से के अंदर से ही आने दीजिए कि एक्चुअली उसको अपना विल चेंज करना है या नहीं। एज ए पेरेंट मैं ये नहीं चाहूंगी कि मैं अपने बच्चे पे थोपूं कि तुम्हें ये करना है। मैं उसको एक ओवरऑल ग्रोथ एनवायरनमेंट देना चाहती हूँ जिससे वो समझ पाए, खुद डिसाइड कर पाए कि उसको क्या करना है। जैसा मैं एज ए टीचर मैंने देखा हुआ है इतने सालों में कि बहुत बार बच्चे आते हैं कहते हैं कि मुझे नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर, बस पापा चाहते हैं, बस मम्मी चाहती है मैं डॉक्टर बनूं, बस पापा चाहते हैं इंजीनियर बनूं। तो ये नहीं चाहते कि मेरा बच्चा ऐसा कहे। और क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैंने बाकी पेरेंट्स को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, बाकी पेरेंट्स शायद अपने बच्चों के मुझसे सुने भी नहीं होंगे कि मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, और पेरेंट्स का सपना होता है, बट अगेन आई से कि पेरेंट्स सपनों को थोपे नहीं, जब तक बच्चे के अंदर से खुद नहीं आएगा कि मुझे ये करना है, वो अपना 100% उसमें कभी दे ही नहीं सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस और भी होते हैं बच्चों को, ऑप्शंस बच्चा अगर जो करना चाहता है आप पूछिए उससे कि वो क्यों करना चाहता है, उसके लिए उसने कितनी तैयारी कर रखी है, कितना रिसर्च कर रखा है, उसके हो सकता है वो उसके सिर्फ अच्छे पहलुओं को देख रहा है, तो आप भी थोड़ा रिसर्च करिए, आप उसको बताने की कोशिश करिए कि इसमें ये ड्रॉबैक्स भी हैं। तो पेरेंट्स का ये काम होता है कि आप बच्चे को किसी भी चीज का अगर अच्छा एक्सपेक्ट उसको दिख रहा है तो उसका बुरा एक्सपेक्ट अगर हो सकता है वो दिखाने की कोशिश करिए। आप कुछ सोच रहे हो तो बच्चे से पूछिए इसमें बुराई क्या है, ये क्यों नहीं करना चाहता, और फिर आप मिलकर एक कंबाइंड डिसीजन लीजिए कि क्या अच्छा हो सकता है बच्चे के लिए। चलिए अब घर परिवार से निकलकर अब थोड़ा सपनों के शहर कोटा में आते हैं। कोटा, जैसे बोला जाता है कि कोटा सपनों का शहर है, यहाँ पे हर इंसान का सपना पूरा होता है। ये एक्सपेक्टेशन के साथ बच्चा कोटा आता है, लेकिन चूंकि आपको मालूम है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों का आईटी यूनिट में सिलेक्शन नहीं भी होता है मैम। तो ये बात किस हद तक सही है कि कोटा सपनों का शहर है, बताइए क्या लगता है आपको? कोटा सपनों का शहर है, कोटा इज ड्रीम सिटी, ये कहना गलत तो नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए जब बच्चा यहाँ पे आता है, बच्चे या पेरेंट्स जब बच्चों को लेके आते हैं यहाँ पे, तो आंख में सपना तो लेके आते हैं कि बच्चा जा रहा है कोटा तो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको ड्रीम सिटी कह रहे हैं। तो दूसरा बात ये है कि जो बच्चा आ रहा है यहाँ पे सब डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, सब आईटी पहुंच जाएगा, ये तो हो भी नहीं सकता क्योंकि इतनी तो सीट्स ही नहीं है। कोटा में ही 2-2.5 लाख बच्चा आता है, तो 2-2.5 लाख तो सीट्स ही नहीं है कि सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। तो ये तो जो बच्चा आता है, जो पेरेंट्स आते हैं, जो बच्चा आता है वो भी जानता है कि सब नहीं बन सकते हैं। कोटा के बाहर भी बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे बच्चे कोटा आते नहीं, और इतनी तो सीट्स भी नहीं है, तो सब बन जाएंगे डॉक्टर में, ये नहीं हो सकता है। लेकिन कोटा में आने के बाद बच्चे का जो लाइफस्टाइल हो जाता है, उसको पढ़ने का जो तरीका आता है, जो माहौल मिलता है, चारों तरफ बच्चे ही बच्चे दिखते हैं, पढ़ने वाले बच्चे दिखते हैं सब तरफ। मैं ये नहीं कहूंगी कि पढ़ने वाले बच्चे ही होते हैं, है ना, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं भी पढ़ते हैं, न्यूसेंस भी क्रिएट करते हैं। जहाँ 2-2.5 लाख बच्चे हैं सब एक जैसे होंगे वैसा तो हम कह ही नहीं सकते हैं कहीं भी। तो पर मोस्टली पढ़ने ही आता है बच्चा, मोस्टली, है ना, लिविंग फ्यू अपार्ट। तो बच्चा पढ़ने आता है और बहुत मेहनत भी करता है। आप सर्दियों में देखोगे सुबह 6 बजे भी, सर्दी पड़ रही है, अच्छी अंधेरा है, बच्चा बैग लेके जा रहा है, तो बच्चा तो पढ़ने ही आता है कोटा, और पढ़ता भी है। पर सब कॉलेज नहीं पहुंच सकता, मैं फिर से कह रही हूँ, सब कॉलेज तो नहीं पहुंच सकता है, ड्रीम कॉलेज सब नहीं पहुंच सकता, लेकिन बच्चा जो कोटा में रह करके 1 साल 2 साल 3 साल, बच्चा जो कोटा में रह के एक
तपस्या करता है, जो तपस्या की जो उसको आदत पड़ती है, हार्ड वर्क की जो आदत पड़ती है, ये हार्ड वर्क बच्चे को कहीं ना कहीं पे जरूर करता है लाइफ में। सब डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या हुआ, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर लेता है। तो कोटा ड्रीम सिटी है, ड्रीम समय के साथ बदल भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं बच्चों से बार बार कहती हूँ कि अपना 100% दो, रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, आप बहुत क्लियर होना चाहिए कि आपने अपना 100% दे दिया। आपको ये नहीं मिला तो आपको कुछ और मिलेगा, आप मेहनत करोगे आपको मिलेगा। मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होता है, यू विल गेट समथिंग विच विल बी वेरी गुड फॉर यू। तो इसलिए आप मेहनत करते रहिए। मैम ने बहुत ही सही बात बोला है, लाइफ में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो हो सकता है जो आप सपना देख रहे हो वो सपना पूरा ना हो, भगवान आपके लिए कुछ और सपने बना कर रखे हों, और आप लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं आप, इसलिए मेहनत करते रहिए। चलिए मैम, चूंकि आपने गोरखपुर, पटना, कोटा, सीकर, मुंबई बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया है, अब इन सारी जगहों में आपको सबसे अच्छा पढ़ाने में कहाँ लगा? जैसा कि आपने बताया कि और आपको पता है कि मैंने बहुत सारे शहरों में पढ़ाया है, तो बच्चों को पढ़ाने में तो मुझे हर जगह ही मजा आया है। सामने बच्चा है और मुझे पढ़ाना है, तो वो पटना हो, कोटा हो, सीकर हो, मुंबई, उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। बच्चा होना चाहिए सामने पढ़ाने के लिए और मुझे पढ़ाना है, तो दैट्स ऑल। तो वो एक क्लासरूम के अंदर आप कौन से सिटी के क्लासरूम में बैठते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को तैयार कराना है जेई के लिए या नीट के लिए, सब्जेक्ट मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी है, बच्चा वैसा ही होगा। थोड़ा सा बच्चा ऊपर नीचे होता है, नो डाउट, कहीं बच्चा थोड़ा सा मीडियोकर मिलता है, कहीं बच्चा थोड़ा अच्छा मिलता है, उसमें थोड़ा चेंजेस आते हैं, पर ओवरऑल एक जैसे ही होते बच्चे। अगर स्पेशली फिर भी आप पूछे तो मैं बोलूंगी कि मुझे मुंबई में मेरा एक सेंटर पड़ता था गोंडी में, तो गोंडी जो सेंटर था मुंबई का, वहां पे बीआरसी कॉलोनी के बच्चे आते थे। तो आप जानते हैं बीआरसी कॉलोनी में सारे साइंटिस्ट के बच्चे होते थे, तो मतलब एक साइंटिस्ट के बच्चे हैं तो थोड़ा सा जीन्स में ये थोड़े अच्छे होते थे मोस्टली वहां, मतलब क्लासरूम में बच्चे बहुत अच्छे होते थे सारे। तो आप कह लो एक तरह से क्रीम बच्चों को ही पढ़ा रहे हो, वैसा फीलिंग आती थी। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि पढ़ाने में तो मजा आता ही है टीचर को, कैसा भी हो बच्चा सामने। टीचर का काम ही है कि बच्चे को अगर ए फॉर एप्पल भी नहीं आता है तो वो भी सिखाए, तो वो तो सब जगह ही करते हैं। पर लेकिन फिर भी अगर स्पेशली देखें तो मुझे वो बैच पढ़ाने में बड़ा मजा आता था कि बच्चे मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते थे, जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते थे, बड़ा मजा आता था पढ़ाने में आपके बच्चों को। तो मैम ने बहुत सारी जगहों पे पढ़ाया और मैम को हर जगह ही पसंद आती है, बस सामने बच्चा होना चाहिए। मैम हर बच्चे को सही तरीके से टैकल कर लेती हैं। हर तरह के बच्चे भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ बिलो एवरेज होते हैं, लेकिन टीचर का काम यही है कि बच्चों को सही तरीके से पढ़ाए और बिलो एवरेज बच्चे को भी एवरेज और अब एवरेज बनाने की कोशिश करें। चलिए मैम, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप ग्रेजुएशन कर रही थी, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, उसके पहले आप तैयारी कर रही थी, ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट आपकी नज़रों से आया गया होगा, तो फिर आपने केमिस्ट्री को ही लेकर अपना एक ड्रीम सब्जेक्ट लेकर क्यों इसको आगे बढ़ाया और इसी को आपने एज ए प्रोफेशन क्यों चुना? सर मेरा मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा नहीं लगे, उसका कहीं ना कहीं तो क्रेडिट या डिसक्रेडिट जो भी है वो टीचर्स को ही जाता है। आपको कब से स्टेज पे कोई ऐसा टीचर मिला जिसने सब्जेक्ट को आपको कैसे प्रेजेंट किया। टीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो लकीली मुझे केमिस्ट्री के टीचर्स अच्छे मिले शुरू से, जिससे केमिस्ट्री में मेरा इंटरेस्ट आ गया शुरू से। तो मैं शुरू से ही केमिस्ट्री में इंटरेस्टेड रही हूँ और केमिस्ट्री को मैंने फिर उस हिसाब से आगे परस्यू किया। सही बात है मैम ने एकदम सही बात बताया कि लाइफ में टीचर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर टीचर अच्छा मिलता है तो बच्चा उस सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छी तरीके से सीख लेता है और वो अपने सीखी हुई चीज़ को आगे भी बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर लेता है, बता लेता है। लेकिन टीचर अगर उसे अच्छा नहीं मिला तो हो सकता है कि सब्जेक्ट उसको डरावना लगता है और समय के साथ उस सब्जेक्ट को छोड़ भी देता है। ठीक है मैम, अब एक नया क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आया है कि अगर लाइफ में अगर आप केमिस्ट्री के टीचर ग्रुप में नहीं होती तो फिर आप अपने आप को लाइफ में कहाँ देख रही थी? अगर मैं टीचर नहीं होती तो शायद मैं रिसर्च कर रही होती, क्योंकि क्योंकि एमएससी करने के बाद मैंने अपना एनरोलमेंट पीएचडी के लिए कराया था। तो मैं पीएचडी मैंने ज्वाइन भी कर लिया था और पीएचडी मेरी जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मुझे फेलोशिप भी मिली हुई थी, गवर्नमेंट फंडेड डीएसटी की फंडिंग भी आई हुई थी मुझे। तो मेरा रिसर्च वर्क अच्छा ही चल रहा था, बट ड्यू टू सम रीजंस मेरी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो
पीएचडी मेरी छूट गई थी, तो शायद अगर मैं टीचर, शायद इसीलिए छूटी होगी क्योंकि सम रीजंस क्या, मेरी शादी हो गई और मुझे कोटा शिफ्ट होना पड़ गया था। मैं कोटा आई तो फिर मैं कोचिंग फील्ड में घुस गई, तो शायद अगर इधर नहीं आई होती तो मेरी पीएचडी कंप्लीट हुई होती और शायद मैं रिसर्च कर रही होती, और फिर शायद मैं कोचिंग में नहीं पढ़ा रही होती और मैं किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में पढ़ा रही होती। मतलब मैम पढ़ा रही होती। ठीक है मैम, अब एक क्वेश्चन ये आया है कि कुछ ख्वाहिशें जो आपकी दब गई हो, जो आप पूरा ना कर पाई हो, जो आप चाहती हो कि आपके बच्चे पूरा करें या आप अपने हस्बैंड से पूरा कराना चाहती हो, ऐसी कोई ख्वाहिशें? ख्वाहिश तो एक थी मेरी, जैसा मैंने बताया था, मेरा ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं, तो मैं चाहती थी मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे, डॉक्टर भारती गुप्ता। जो उस समय जब मैं एक्चुअली एमबीबीएस के लिए करना चाहती थी, तो उस समय मैंने क्विट किया। उसके बाद मैंने दूसरी बार भी कोशिश की पीएचडी करके नाम के आगे डॉक्टर लगाऊं, बट ड्यू टू सम रीजंस वो भी नहीं हो पाया। तो ये ख्वाहिश थी जो मेरी अधूरी रह गई कि नाम के आगे डॉक्टर तो नहीं लग पाया। बट मुझे रिग्रेट नहीं होता, मैंने बताया कि मुझे रिग्रेट नहीं होता है, आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम। और रही बात की ख्वाहिश बच्चों के थ्रू पूरा कराना, तो मैंने आपको पहले ही अपना जवाब दिया है सर कि मैं अपनी कोई भी ख्वाहिश अपने बच्चों पे थोपना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बच्चे अपनी ख्वाहिश जिए, जैसे मैं अपनी ख्वाहिश जीना चाहती हूँ, मेरे बच्चे भी अपनी ख्वाहिश जिए, वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से, मतलब अपनी ख्वाहिशों को जिए। बस ये एज ए पेरेंट हमारा ये काम रहना चाहिए कि अगर वो कुछ गलत सोच रहे हैं, कोई चीज वो बस इन्फ्लुएंस होके कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। वो ख्वाहिश उनकी जेन्युइन होनी चाहिए, वो हमें चेक करना होगा। तो वो चेक करेंगे हम, और वो जो करना चाहेंगे, जो बेस्ट होगा वो करेंगे। चलिए अच्छी बात है, मतलब मैम कोई नई ख्वाहिश अभी नहीं दिख बता रही हैं और नहीं अपने बच्चों के ऊपर थोपना चाहती हैं, अच्छी बात है। मैम आप अपने जॉब के सिलसिले में तो बहुत सारे शहरों को घूमा देखा और उसके इर्द गिर्द मेरे ख्याल से काफी जगह भी आपने देखी होंगी, ठीक है, और कोई ऐसी जगह जहां आप जाना चाहती हो पढ़ाने के लिए या घूमने के लिए, किसी भी तरीके से? घूमना अच्छा तो लगता है मुझे, अलग अलग जगहों पे जाना, बहुत सारी जगह है जहाँ पे मैं जाना चाहती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम एक है, प्रॉब्लम है कि जाने के लिए जो ट्रैवलिंग होती है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कि मुझे इवन फ्लाइट से भी जाना मुझे पसंद नहीं है, ट्रेन से, कार से बिल्कुल भी नहीं। अगर ट्रैवल मोड की बात करें तो मुझे ट्रेन बेस्ट लगता है, फ्लाइट में मुझे थोड़ा सा इशू आता है, मुझे कान में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो और कार से भी मैं प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं ट्रेन से प्रेफर करती हूँ ट्रैवल करना। और ट्रेन में जाओ तो टाइम बहुत लगता है, घूमना बहुत सारी जगह है, तो मैं बस चाहती हूँ कहीं से भी मुझे, मैं अपने बेटे से कहती हूँ बार बार कि बेटा मुझे कहीं से एनीवेयर डोर ला कर दे दे, डोरेमोन का। डोरेमोन का, वो डोरेमोन जो कार्टून बच्चे देखते थे उसमें एनीवेयर डोर का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा लगता है। मैं अपने बेटे से बार बार कहती हूँ कि बेटा तू रिसर्च करना, तो एक बार कभी ये बनाने की कोशिश करना कि क्या एनीवेयर डोर बन सकता है क्या। दैट इज द बेस्ट थिंग आई कैन हैव। अगर वो मिल जाए तो सारे जगह घूमने का सपना ऐसे ही पूरा हो जाएगा। सही बात है। जो व्यूअर्स इस चीज को देख रहे हैं, कोशिश करिए अगर कभी आप भी इस सपने को पूरा कर पाए, मैम का एनीवेयर डोर बन पाए या बना पाए, तो मैम को जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैम आपकी कोई हॉबी हो? हॉबी है मेरी, आई लव कुकिंग, तो मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर का खाना तो ठीक है, मतलब रेगुलर का खाना तो बनाते हैं, मतलब कुछ अलग अलग बनाना और उससे ज्यादा उसको खिलाना प्यार से। तो ये मेरी हॉबी है कि कुछ न्यू बनाऊं और उसको सर्व करूं। मैम एज अ टीचर आप बच्चों को कुछ सीख देना चाहती हूँ? सीख तो मैं जब से आई तब से यही कह रही हूँ कि बच्चों को हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। एक बात आप समझ लीजिए, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको प्रॉपर चैनल से ही जाना पड़ेगा। आजकल जो बच्चे होते हैं साल भर नहीं पढ़ाई करते हैं, एंड में सोचते हैं बस वन शॉट देख लेंगे यूट्यूब पे हमारा काम हो जाएगा हर चैप्टर पे। आप इस बात को बहुत क्लियर रखिए, वन शॉट्स रिवीजन के लिए होते हैं, वन शॉट्स बुरे नहीं होते हैं, बट दे आर फॉर क्विक रिवीजन। तो वन शॉट रिवीजन तो तब होगा ना जब आपने पहले कभी विजन लिया हो। विजन इज फर्स्ट थिंग एंड देन वी हैव टू गो फॉर रिवीजन। तो पहले तो आपको चैप्टर को हमेशा डिटेल्ड पढ़ना पड़ता है, उसको तरीके से पढ़िए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, उसको सॉल्व करिए, उसके टेस्ट दीजिए। बच्चे क्या होते हैं, इस भरोसे बैठे रहते हैं, साल भर चिल करते हैं, मस्ती करते हैं, फिर एट द एंड बस फटाफट वन शॉट देखना शुरू करते हैं। वो कभी भी आपको पे बैक नहीं करेगा। वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए होता है कि आपको कुछ मोटी मोटी बातें उसमें बता दी जाती हैं, जिससे आप बाकी बातें आपके रिकलेक्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली जब आपने पढ़ा हुआ है उसको।
लेकिन वन शॉट से या कोई भी, मतलब वन शॉट एक एग्जांपल है, कोई भी शॉर्टकट लेने से काम नहीं चलता है। आपको प्रॉपर चैनल से पढ़ाई करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क थ्रू आउट द ईयर करना पड़ेगा। 10 महीने आपने नहीं पढ़ी, 2 महीने आप पढ़ के कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। तो मेरे बच्चों को यही सीख है कि हमेशा अपने साथ, अपने आप से हमेशा सच बोलें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप से हमेशा सच बोलें। आज में जिए, कल पे चीजों को पोस्टपोन नहीं करें कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी तो इतने दिन है, अभी तो उतने दिन है। आज में जी, हर दिन का टारगेट बनाए, उसको कंप्लीट करते रहिए, सिस्टमैटिक वे में प्लान करिए चीजों को और पढ़ते रहिए, एंड नो शॉर्टकट्स। क्लास का कुछ फनी मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें जो आपको अब तक याद हो, क्योंकि टीचर जब पढ़ाता है तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी मेमोरीज भी बन जाती हैं जो काफी दिनों तक टीचर के लाइफ में रहती भी हैं। तो ऐसा कोई फनी मोमेंट आपको याद आ रहा हो? वैसे तो क्लास में अक्सर ही फनी मोमेंट्स होते ही रहते हैं, मतलब फनी मोमेंट्स बता के तो नहीं आता है, कभी भी किसी भी क्लास में हो जाता है। एक मुझे याद है, मैं अक्सर क्लास में पढ़ाते वक्त बताती भी हूँ बच्चों को। एक बार मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रही थी, और मोल कॉन्सेप्ट में मैं बच्चों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाते इस वक्त मैंने मोलैरिटी पढ़ाया बच्चों को। मोलैरिटी पढ़ाने के बाद मोलैरिटी कंप्लीट हुआ, एंड देन द नेक्स्ट टॉपिक वाज मोलैलिटी। तो मैंने एक बच्चे से पूछा कि व्हाट इज मोलैलिटी, तो एक बड़ा फनी सा रिप्लाई आया मुझे। बच्चे ने बोला कि मैम, जब तोतला बच्चा बोलेगा तो मोलैरिटी को मोलैलिटी बोलेगा। सही बात है, ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं तो ये वो चीज टीचर्स को मुझे याद अभी रहते भी हैं। बहुत, मतलब सोचती हूँ कभी भी तो बहुत हंसी आता है कि मतलब ये भी प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि आपको तुरंत स्ट्राइक हो गया कि मोलैरिटी को र को ल पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, मोलैलिटी हो जाएगा। ऐसे छोटे मोटे मतलब इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं क्लास में, तो ये नॉर्मल बात है टीचर्स के लिए। सही बात है मैम। आजकल ऑनलाइन का जमाना काफी ज्यादा है, हर बच्चा कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही कनेक्टेड रहना चाहता है या रह भी रहा है, ठीक है। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ऑफलाइन ज्यादा बेहतर है या ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है? सर, ऑफलाइन मोड ऑफ स्टडी और ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडी का कोई कंपैरिजन तो नहीं कह सकती हूँ मैं कि एग्जैक्ट कंपैरिजन है। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। नुकसान तो कहीं भी नहीं है, दोनों के ही फायदे हैं, अपने फायदे हैं। ऑफलाइन का अलग फायदा है, ऑनलाइन का अलग फायदा है। ऑफलाइन और ऑनलाइन ये दोनों चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं आज के डेट में एक दूसरे की। कोई एक मोड 100% आज के डेट पे सक्सेसफुल नहीं है। जैसे अगर हम सिर्फ ऑनलाइन में जाए, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। हाँ, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना उतना सफिशिएंट नहीं होता है। रीजन है कि हम इंसान, हम तो इतने बड़े हो गए हैं। आप पहली बार तो सामने जो पढ़ रहा है वो बच्चा है, और हम ह्यूमन बींग्स में एक आदत होती है, ह्यूमन नेचर है कि जब तक डंडा नहीं पड़ता है इंसान काम नहीं करता है। टरकाने के मतलब मैं 5-10% लोगों की बात नहीं करती हूँ, एक जनरल ह्यूमन बिहेवियर की बात करती हूँ। डंडा पड़ता मतलब जब तक किसी चीज की बहुत अर्जेंसी नहीं होती है तब तक इंसान को काम की टालने की आदत होती है। और हमारे सामने जो है वो तो बच्चे हैं, तो बच्चे भी टरकाते ही, वही मैंने बोला टरकाओ मत, पर ये कहना आसान है, उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, टरकाना नहीं। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि टरकाना नहीं, आपको टरकाना नहीं है चीजों को। होता क्या है, जब ऑनलाइन पढ़ते हैं आप तो सामने से टीचर बोल रहा है, टीचर आपको देख नहीं रहा है आपने वह किया या नहीं किया। आप सामने आपने कंप्यूटर ऑन कर दिया, आपका दिमाग भी वहां है कि नहीं है ये टीचर नहीं देख पा रहा ऑनलाइन। आप कंप्यूटर लैपटॉप खोल के बैठे हो सकता है, और आप उस समय हो नहीं वहां पे लैपटॉप के सामने, मेंटली वहां पे नहीं हो। फिजिकली आप बैठे हो, आप किताब कॉपी खोल के बैठे हो, लेकिन मेंटली आप हो सकता है थोड़ी देर कहीं और पहुंच गए हो। ये चीजें ऑनलाइन में जज नहीं हो पाती हैं। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है कि जब बच्चा क्लास में पढ़ रहा होता है तो टीचर देख के बच्चे को समझ जाता है कि ये इतने देर के लिए बच्चा क्लास में बैठा है पर उसका दिमाग यहाँ पे नहीं है, तो टीचर उसको डांट देगा, खड़ा कर देगा, जो भी कर देगा, पर उसको वापस क्लास में लेके तो आ जाएगा। तो टीचर वहां पे बच्चे के साथ कनेक्टेड होता है। ऑनलाइन में वो कनेक्शन नहीं बनता है बच्चों में और टीचर में, इसलिए ऑनलाइन सफिशिएंट नहीं है। ऑफलाइन पे तो जाना ही पड़ेगा, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ऑफलाइन पढ़ना चाहिए। दूसरा चीज, ऑफलाइन भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में 100% ऑफलाइन सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन 100% है तो उसमें मान लो किसी दिन कोई बच्चा नहीं आया तो उसका क्लास छूट गया, तो चलो ठीक है, उसका भी ऑफलाइन बैकअप मिल जाएगा। लेकिन आप रिवीजन कर रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, अब आपको उसको रिवीजन करना है 6 महीने बाद, तो अब आपके पास वो टीचर पूरा दोबारा पढ़ाए वापस उसी स्पीड से उसी तरीके से, जरूरी नहीं है रिवीजन भी कराएगा तो कोई रिवीजन होगा।
तो आपके पास अगर ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी होते हैं, तो काफी हेल्पफुल होता है, आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। आप अपने हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से इसको भगा करके, इसको 2x पे करके, इसको 1.5x पे करके आप उसको देख सकते हो। तो आज जो पढ़ाई का सही तरीका है वो हाइब्रिड मोड पे है, मतलब आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन में जाना पड़ेगा। मेरे हिसाब से बेस्ट यही होगा कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, अकेले ऑनलाइन इज नॉट सफिशिएंट, और ऑफलाइन के साथ आपको रिकॉर्डेड सपोर्ट होना चाहिए लेक्चर का। सही बात है, मेरा मानना भी यही है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन, लेकिन पहले ऑफलाइन फिर उसका रिवीजन ऑनलाइन। मैम, चूंकि आप कोटा में रहती हैं और डेली बेसिस पे आप कहीं ना कहीं न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें सुनती भी हैं कोटा के बारे में, और अच्छाई कम बुराई ज़्यादा सुनने को मिलता है। कुछ इससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाते हैं, तो क्या सही में ये सच्चाई है जो कोटा को दिखाया जाता है, या कोटा में बहुत अच्छाई है कम बुराई है, और बुराई ज़्यादा अच्छाई कम, ऐसा दिखाया जाता है? जहां तक कोटा का सवाल है, तो कोटा में नेगेटिविटी तो आजकल दिख रही है मार्केट में। लोग कहते भी हैं कि मतलब इवन हमारे भी रिलेटिव्स अगर हैं कहीं यूपी बिहार में या कहीं भी, तो उनका भी कॉल आता है, तो वो यही पूछते हैं कि कोटा के बारे में सुनने में आ रहा है, सही है क्या, बच्चे को भेजना है, भेजें कि नहीं भेजें, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। तो पेरेंट्स भी कंफ्यूज हैं, और मार्केट में नेगेटिविटी तो है मतलब। लेकिन मैं आपसे ये कहूंगी कि ये जो चीजें हो रही है ये गलत हो रही है, नो डाउट। एक भी लाइफ बहुत मैटर करता है, एक पेरेंट के लिए उसका एक बच्चा सब कुछ होता है, तो ये नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए। ये गलत तो हो रहा है, पर इससे ये नहीं कह सकते कि इसमें कोटा का दोष है। मेरे हिसाब से इसमें कोटा का दोष नहीं है, इसमें एक कंबाइंड एटमॉस्फेयर का दोष है। थोड़ा सा पेरेंट्स के साथ भी करेक्ट बॉन्डिंग का कमी है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर भी ऐसा हो गया, चीजें ऐसी ज्यादा बच्चों को दिखने लगी है। और ये जो न्यूज़ेस आते हैं ना, इतना सारा न्यूज आता है, ये एक न्यूज जब ऐसी जो कोई घटना होती है उसको न्यूज में आना भी मस्त है। मुझे खुद भी नहीं समझ में आता है कि इसका क्या ही सोल्यूशन हो, लेकिन जब भी मैं सुबह उठ के न्यूज में ऐसा न्यूज देखती हूँ, तो मेरे दिमाग में आता है कि ये न्यूज बच्चा भी पढ़ रहा है, पेरेंट्स भी पढ़ रहे हैं। न्यूज तो दिखाना चाहिए, नो डाउट, पर वो न्यूज बच्चा भी पढ़ रहा है। जिस बच्चे के दिमाग में कभी ऐसा करने का ख्याल भी नहीं है ना, उसके दिमाग में भी ख्याल पैदा हो जाता है, ये ख्याल आ जाता है, ये भी एक रास्ता है, उसने किया था। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आता इसका सोल्यूशन क्या है, क्योंकि समाचार है, कुछ न्यूज है, तो सबको मिलना भी चाहिए, तो आना भी चाहिए, पर इतना ज्यादा वो आने लगता है, फिर वो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट होने लग जाते हैं। अगेन मैं कहूंगी कि ईच लाइफ काउंट्स, और किसी भी माँ बाप के लिए उसका बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका करियर बाद में होता है। तो मैं ये कहूंगी कि पेरेंट्स को बच्चों को ये विश्वास दिलाना होगा कि बेटा आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर बनो ना बनो, इंजीनियर बनो ना बनो, आप हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड वी आर हैप्पी विथ व्हाट यू आर। यू डू योर बेस्ट, और आप हमेशा उसके बैक एंड पे रहो। ये बैलेंस बनाना पड़ेगा कि बच्चा इस चीज का मिसयूज भी ना करे, कि भाई हम कुछ भी कर ले, पेरेंट्स हमारे कुछ भी नहीं बोलेंगे, है ना, और बच्चा कोई गलत स्टेप लेने के लिए मजबूर भी ना हो। तो आपको एक बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा। टीचर्स भी बच्चों पे मुझे नहीं लगता टीचर कभी भी बच्चे पे प्रेशर डालता है पढ़ाई को लेकर के। टीचर बच्चे को समझाता है, ये टीचर भी चाहता है बच्चे के साथ पढ़े। तो ये सारा कुछ एक मतलब बहुत बैलेंस्ड सिस्टम है, बहुत बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। टीचर्स को भी बच्चों को प्यार से उसको मैनेज कराना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसमें पेरेंट्स का ये कि पेरेंट्स को बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा कि वॉट एवर यू डू वी आर विथ यू। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा कर रहा है तो अच्छी बात है, बच्चे को कुछ भी करे, अच्छा छोटा अचीवमेंट हो, थोड़ा सा भी, मतलब मान लो उसके टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो आप उसको आप डांट सकते हो, लेकिन इंटेंट आप ये कह सकते हो, आप उसको समझा सकते हो, इंटेंट समझा सकते हो कि बेटा आप इससे और अच्छा कर सकते हो। उसको एक छोटा सा टारगेट दीजिए, ये नहीं कि अभी कम आया तो आप अगली बार एकदम फोड़ दोगे, ऐसा टारगेट नहीं देना। छोटा सा इंप्रूवमेंट का टारगेट दीजिए, वो अचीव करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, अचीव करता है, और अप्रिशिएट करेंगे तो फिर वो अगली बार थोड़ा छोटा सा थोड़ा और गोल बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको अप्रिशिएट करते करते उसको गोल तक पहुंचाइए। तो नेगेटिविटी तो बहुत हो गई है, इतनी नेगेटिविटी होनी नहीं चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मैं ये कहूंगी, तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लग जाए कि ये जो करने वाले बच्चे हैं, 2.5-3 लाख बच्चे आ रहे हैं कोटा में, और उसमें कुछ हादसे हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के ड्रीम्स भी पूरा हो रहे हैं। तो कोटा के इसमें कोई ऐसा कोटा सिस्टम का कोई इसमें मेरे हिसाब से गलत नहीं है। बच्चों को आने चाहिए, ड्रीम्स देखने चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखना चाहिए, इससे बच्चा कभी भी ऐसे स्टेप लेने के बारे में सोच भी ना पाए। सही बात है मैम, एकदम सही बात, इस बात को मैं भी मानता हूँ। पहले के समय में जब हम लोग छोटे थे
तो जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो चाचा पापा उनके बच्चे मतलब हमारे भाई बहन सब लोग साथ रहते थे। तो जब हम उम्र बच्चे एक परिवार में बहुत सारे हैं तो बहुत सारी चीज़ें शेयर हो जाती थी। ऐसे कभी थॉट्स किसी के दिमाग में आए तो दोस्त से पहले घर वाले ही उसे कूट देते थे, ठीक है, और कुटाई के चक्कर में थॉट कभी आता ही नहीं था। बाहर वाला कभी कूटने के बारे में सोचता था तो सारे गुट एक साथ इकट्ठा होकर उस सामने वाले को कूट देते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले एक कनेक्शन काफी सारा होने की वजह से मतलब वो बहुत सारी चीजें वो सॉल्व हो जाती थी। लेकिन आज की सोसाइटी में जो मैं देख रहा हूँ तो वो जो बिखरे बिखरे परिवार हैं तो उसके चक्कर में मम्मी पापा एक बच्चा, बहुत हुआ तो 2 बच्चा, दादाजी कहीं और हैं, चाचा कहीं और हैं, तो उसके चक्कर में जो फैमिली टूट गई है तो बच्चा भी कहीं ना कहीं अपने आप को आइसोलेट फील करता है। और जो आइसोलेट फील करता है तो बच्चा अपने बहुत सारे थॉट्स को किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चे का एज अलग है, पेरेंट्स का एज अलग है, तो बहुत सारी चीजें बच्चा वो उनसे शेयर नहीं कर पाता है और दोस्त भी नहीं है, तो वो अंदर ही कभी कभी घुटता है। तो उसके चक्कर मुझे ऐसा फील होता है कि हो सकता है कभी ये थॉट्स आ जाते होंगे। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों के साथ बातें करें और थोड़ा वक्त बिताएं। और पढ़ाई एक पार्ट है, हो सकता है कि बच्चा इस स्टेज में आके जो आपने एम बनाया है कि उसको पूरा कर ले, तो ये 1 साल 2 साल में नहीं होता है, उसके पहले की पढ़ाई जो होती है वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। पास्ट में कैसा बच्चे ने परफॉर्म किया हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, किस गांव से रहा है, किस शहर से रहा है, पहले उसने कैसी पढ़ाई की है, ठीक, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो चलते चलते हम लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं मैम, खाना खाना, खाना बनाना, खाना खिलाना, घूमना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, कूदना, घूमना, इधर उधर जाना, बातें करना, सामान खरीदना, इन सबको और भी कुछ जो आपके दिमाग में आता हो, इनमें से कुछ एक ऐसा, केवल एक ऐसा जो आपको करना पड़े या करना चाहें तो वो क्या होगा? ये जो चीजें आपने ऑप्शंस में दी हैं सर, ये सारी बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो करने की आप बात कर रहे हैं। घूमना फिरना, खाना बनाना, पढ़ाना, पढ़ना, शॉपिंग करना। अगर मुझे बोले कि कोई चीज आप जो दिल से करना चाहती हैं, सुकून से करना चाहती हैं, तो मेरे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई वांट टू डू, अगर मेरे पर कोई प्रेशर नहीं है तो। अच्छी बात है, बच्चों को टाइम देना सही बात है, लाइफ में बहुत जरूरी होता है, तभी एक दूसरे से बच्चा और पेरेंट्स जुड़ते भी हैं और कनेक्शन भी होता है, जो आजकल के पेरेंट्स जो बच्चों को नहीं दे पाते हैं। तो भारती मैम, काफी अच्छा लगा आप हमारे पॉडकास्ट में आई और अपने खट्टे मीठे अनुभवों को आपने हम लोगों से शेयर किया। तो मैं व्यूअर्स को बता दूं, काफी अच्छा भी लगा होगा आपको। और मैं इस पॉडकास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सारे कोटा के जो टीचर्स हैं, बाहर के टीचर्स हैं, ठीक है, जो IT, नीट या दूसरे सेक्टर से भी हैं, उनको मैं अपने पॉडकास्ट में बुलाऊंगा और उनसे भी अपने अनुभवों को शेयर करने के बारे में बताऊंगा या पूछूंगा। जो काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर्स भी होंगे जो अपनी खट्टे मीठे यादों को आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आपको उनके बारे में काफ़ी चीज़ जानने को मिलेगा, ठीक है, आपके थॉट्स को बढ़ाएंगे, हो सकता है पॉजिटिविटी क्रिएट हो और आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। गुड लक, गुड डे।